नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, आज का वीडियो संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ज्ञान, विवेक और तर्क विद्या को लेकर। और एक और बात है कि साथियों, हम दुख व्यक्त करते हैं कि आज हमारे बीच एक महत्वपूर्ण और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और जो पूर्व के वित्त मंत्री, जो बहुत बड़े हमारे देश में आर्थिक सुधार लाए, नए एक एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के जो आपके उदारीकरण की जो नीति आई 1991 में, जिसने इस देश को एक नई कल्चर, नई संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, जब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था फॉरेन जो ट्रेड के लिए इंपोर्ट करने के लिए, आज भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी नीचे चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में हम डूबे हुए हैं, क्योंकि पहले टाइप के जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होते थे, ज्ञानी विवेकी राष्ट्रपति होते थे, जैसे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम टाइप के जैसे, वैसे ही आज हमने हमारे मनमोहन सिंह जी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी को खो दिया। आज हमारे बीच नहीं रहे, उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उसकी आत्मा को परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, मसीहा, उसको उसने जो चीज़ें हमारे लिए, इस मानवता के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे समाज संस्कृति के लिए, एक भाईचारा के लिए जो उसने ज्ञान विवेक से और हमारी अर्थव्यवस्था को उद्धार किया, उसके लिए हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। और जिस आभार व्यक्त करने से भी उसका हम प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। आज हमने उनको खो दिया, हमारी समाज संस्कृति ने उसका तिरस्कार किया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उसको आलोचनाओं का भी देखना पड़ा। इस पर एक मूवी भी आई थी, एक प्रोपेगेंडा मूवी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके, अक्षय खन्ना की मूवी थी। इसमें एक्टर है, देखना, मनमोहन सिंह को किस तरीके से एक मूक दर्शक के रूप में बताया गया मूवी में, लेकिन वास्तविकता चीज़ जो उसने करा इस देश के लिए वो अमूल्य है, उसका कोई हम मूल्य नहीं चुका सकते। आज हम क्यों बात करेंगे, मैं एक किताब आपको बताऊंगा साथियों। ये एक किताब है, उपिंदर सिंह की किताब है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये है पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक की एक किताब है, काफ़ी मोटी किताब है, काफ़ी अच्छे से इसमें प्रिंटेड क्वालिटी। जब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा था साथियों, आईएएस एस्पायरेंट था, तब से मैंने इसको पढ़ा है, जाना है। काफ़ी अच्छा हमारा कल्चर, संस्कृति को इसमें सहेजने वाला दिया है साथियों। ठीक है, मैं इसमें एक ऋग्वैदिक काल से आपको बताऊंगा। ये किताब के बारे में और कुछ बता देता हूँ कि किताब का आपको प्राइस है, आप किताब लेंगे ना तो ये साथियों इसका मूल्य है 815 रुपये की ही किताब। और इसको लिखा है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के प्राध्यापक हैं और विभागाध्यक्ष हैं। कौन है? उपिंदर सिंह, महिला है उपिंदर सिंह। और उनकी जैसे प्रकाशित पुस्तकें में बहुत सारी पुस्तक हैं, ये बहुत सारी काफ़ी अच्छी किताब लिखी है हिस्ट्री में, इतिहास में, रिसर्च में, पाषाण काल से मध्यकाल के लिए। ठीक है, तो किंग्स ऑफ ब्रह्मांड, टोम्स उड़ीसा, बहुत सारी बुक है, काफ़ी अच्छी। एंशिएंट दिल्ली 1999 में लिखा है, और द्वितीय संस्करण है बच्चों के लिए किताब। बहुत सारी कुछ किताब हैं, एपिग्राफिक की स्टडी का है 300 AD से 1147 AD तक। तो ये उपिंदर सिंह का, ये काफ़ी अच्छा पढ़ी लिखी है, विदुषी महिला है, ज्ञानी है। जैसे आप एक टाइम में हम ऋग्वैदिक काल में भी जिसके बात करेंगे, एक महिला थी गार्गी, उस पर। तो मैं ये बुक क्यों दिखा रहा हूँ, इसको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा कल परसों की घटना है साथियों, क्रिसमस था, क्रिसमस डे, क्रिसमस दिवस था। तो मेरा एक मित्र है साथियों, उसकी अब सीधी बात है, मेरा एक मित्र है, वो हमारे बाकी मोंगरे यहाँ के हैं, और वो सुविधा केंद्र है, उसके पास एक सुविधा केंद्र खोला है। जब उसने 2019 में जब सुविधा केंद्र जब वो खोल रहा था, काफ़ी अपने पुराने घर में लेकर, एक घर में लेकर, एक प्रिंटर पुरानी सेकेंड हैंड और एक कंप्यूटर का। पहले वो क्या है, कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाने जाता था, 5-7 हज़ार 6 हज़ार जो भी पैसा मिल जाते थे उनको, और चलता था सर्वाइवल। मैंने उन्हें क्रिसमस डे पे मैंने उनको क्रिसमस की बधाई दिया। हम मार्केट में मिले, एक दुकान शॉप के पास में 2-3 लोग हम लोग थे, और वो भी था। तो मैंने उनको बोला कि मेरी क्रिसमस, ईसा मसीह जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो डायरेक्ट ऐसे एक जो मेरा मित्र है, प्रिय मित्र है एक टाइम का, ठीक है, देखो पढ़े लिखे कम रहते हैं, इन्हीं में इन लोगों को देखो, वो ठीक है कंप्यूटर शिक्षा ज्ञान सब दे रहा था, चॉइस सेंटर का उन्हें काम सीखा, ओपन से पढ़ाई करा,
ओपन से पढ़ाई करा। ओपन से पढ़ाई करके उसने कंप्यूटर प्रैक्टिस में टेक्नोलॉजी में गया और चॉइस सेंटर चलाकर वो अपना आजीविका पालन और अब काफ़ी अच्छा इस्टाब्लिश हो चुका है, वेल सेटल्ड हो चुका है। तो उसको मैंने कहा कि मेरी क्रिसमस, तो वो मेरे को बोलता है कि जय तुलसी विवाह, जय श्री राम, जय श्री राम बोलता है। अरे मैं बोला पहले हम जैसे होली ईद पे ईदी देते थे, दिवाली पे हैप्पी दिवाली कहते थे, होली पे हैप्पी होली करके बात करते थे। हम हर एक चीज़ों पे, गुरु नानक जयंती पे हम करते थे सस्तीकाल, ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर में है। तो हमने जय यीशु कहा, पहले भी कहते थे हम जय मसीह, और हमने उनको बोला कि क्रिसमस की हार्दिक बधाई। तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जैसे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आपको बच्चे को सेंटा क्लास पहनाने के जगह पे आप क्या पहनाइए, कि बताते हैं कि आप आरएसएस का पैंट शर्ट पहनाइए तो देशभक्त लगेगा, ना कि जोकर बोला। और क्या बोलते हैं लोग कि अभी जो सेंटा क्लास बनकर जो जोमेटो के जो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, देखना जोमेटो की जो एम्प्लॉई सेंटा क्लास का वेशभूषा लेकर वो लोगों को कुछ सरप्राइजिंग देने के लिए, वो गिफ्ट देने के लिए जाते थे, तो उसको कुछ बजरंग दल आरएसएस वाले रास्ते में रोककर उनका कपड़े उतरवा कर आपको अपने वेश में चलो, ये बोला जा रहा है। मतलब एक भावना जो भाईचारे की थी, इस बंधुता को ख़त्म करा जा रहा है। तो देखो यहाँ तक मेरा दोस्त जो उस निचले तबके से गरीब टाइप से आता था, वो आज देखो इस रिसेंट गवर्नमेंट में किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किसी को नहीं हुआ। एक चॉइस सेंटर जो सुविधा केंद्र नाम पे खोला गया लोग, और इसमें जो आम जन हमारे नागरिक है, गरीब से मध्यम वर्ग, इनको ठीक है आपने इंक्लूसिवनेस तो लाया, इकोनॉमी में सबके खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सबको डाटा बायोमेट्रिक को आपने ले लिया, खाते खुलवाए, उनको हर बार जैसे 100 रुपये भी निकालता है तो उनको 10 रुपये देने पड़ते हैं, 1000 रुपये में पैसे देने पड़ते हैं। आप 1000 रुपये निकालोगे 40-50 रुपये उनको दे देने पड़ते हैं चॉइस सेंटर को। तो ये लोग पैसा निकाल कर अंगूठा कर उन्हीं के पैसे लेकर उनके काफ़ी लाभ इनको द्वारा कमाया गया। आज इसीलिए उस गवर्नमेंट के इस प्रोपेगेंडा में लोग बहुत ज़्यादा आतुर हो चुके हैं। इनको इतिहास, अपनी प्राचीन संस्कृति की इतना ज्ञात, ये अनभिज्ञ हैं, और ये लोग डायरेक्ट उस मूर्खता में आ जाते हैं। मेरा ही मित्र देखो, जो मेरे को बचपन से मैं उसको जानता हूँ, उसका एक मैंने मनोबल बढ़ाया, सपोर्ट करा। एक टाइम पे जब उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, आज वो काफ़ी वेल सेटल, कार, बाइक से लेकर घर वर सारी चीज़ें बनवा ली उसने, बिजनेस में चॉइस सेंटर खोलकर। आज उसने क्या करा कि मैं जब कह रहा हूँ कि मेरी क्रिसमस, तो वो जय श्री राम बोल रहा है डायरेक्ट सबके बीच में। मैंने उसी समय कटाक्ष करा और जय तुलसी विवाह बोल रहा है। तो अरे मैं बोला पहले तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग सब एक भाईचारा आपको बोलता था, तो आज किस प्रोपेगेंडा में चल रहा है जो इस तरीके से हो। तो ये है मामला। तो इसलिए मैं इतिहास के उस पन्नों से इसीलिए मैंने ये किताब आपके समक्ष लाया। इसमें मैं साथियों आपको ऋग्वैदिक ईरा के बारे में बात करूँगा, बताऊंगा, काफ़ी मैंने पढ़ ली है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें 2000 से 600 सामान्य संवत पूर्व, मतलब बैक सेंचुरी इरा, जो ईसा के जन्म होने से पूर्व, इस इरा पे देखेंगे। इतिहास के स्रोतों में हम देखेंगे जैसे वेदों के रूप में उपयोग कैसे, ऋग्वेद की तिथि, इंडो आर्य कौन थे, ऋग्वेदिक संहिता में प्रतिबिंब, वैदिक संस्कृति, जनजातियाँ और युद्ध, ये देखेंगे। शास्त्रों को समित ऋचाएँ, ऋग्वेद संहिता देखेंगे, वंश, क्लैन, जनजाति क्या है, पशुचारण, कृषि, अन्य व्यवसाय क्या है, ऋग्वेद में वर्ण कैसा था, स्त्री पुरुष, गृहस्थी, परिवार गृहस्थी। इसका भले वीडियो लंबी होगी तो 2 टॉपिक में लाऊंगा। धर्म देवताओं के लिए यज्ञ अनुष्ठान, इंद्र को समर्पित ऋचाएँ, ऋग्वेद, सोम का पौधा और सोमरस, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, दैनिक जीवन से जुड़े पहलू, राजतंत्र का उदय, जो मोनार्क कैसे उदय होता है, रत्न अर्पित करने का अनुष्ठान, वर्ण व्यवस्था देखेंगे, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10-90 में है, गृहस्थी और लिंग भेद देखेंगे, धर्म अनुष्ठान और दर्शन देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठान देखेंगे, नासदी, ऋचा, ऋग्वेद देखेंगे, यज्ञ क्षेत्र की रंगभूमि और उपनिषद भी देखेंगे। और साथ ही देखेंगे इसमें साथियों उद्दालक अरूढ़ी के अनुसार आत्मा, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथर्ववेद के मंत्र, जन सामान्य का धार्मिक व्यवहार, और लगभग 2000 से 500 समान मत पूर्व में बैक सेंचुरी ईरा में देखेंगे कि बीच भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों का पुरातात्विक विवरण देखेंगे, जिसमें नवपाषाणी, ताम्रपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ उत्तर पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में, मेन उत्तर पश्चिम उत्तरी क्षेत्रों में ही था ये पूरी का संस्कृति हमारी ऋग्वैदिक ईरा की, जिसमें सेमेस्ट्री एज मृदभंडों का मृत की प्रतीक चिन्ह देखेंगे, सिंधु गंगा विभाजन रेखा देखेंगे, ऊपरी गंगा नदी घाटी का दोआब क्षेत्र, उत्तर हड़प्पा चरण, सनौली का कब्रग्राह, गैरिक मृदभांड संस्कृति, ताम्र संस्कृति, तांबे की बनी मानव आकृतियाँ, दोआब क्षेत्र में कला और लाल मृदभांड, ब्लैक रेडेड वेयर जो देखेंगे, ब्लैक वेयर संस्कृति का विकास देखेंगे, पश्चिमी भारत का काले और लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड मृदभांड देखेंगे वेबर को,
और देखेंगे मध्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र में किस तरीके से कल्चर जो आर्यस आते हैं, पूर्वी भारत में क्या रहे, उत्तर पूर्वी भारत में कैसे रही, मध्य भारत से प्राप्त संस्कृतियों का स्तर विन्यास देखेंगे, आहार संस्कृति देखेंगे, मालवा संस्कृति, दक्कन के ताम्र प्रसारकालीन कृषक, उत्तर हड़प्पा संस्कृति, मालवा की संस्कृतियाँ, दाइमाबाद की कांस्य मूर्तियाँ भी देखेंगे, दक्कन की जोरवे संस्कृति, आहार पौष्टिकता और स्वास्थ्य, इनाम गाँव की शीश विहीन देवियाँ भी देखेंगे, दक्षिण भारत के नौ प्रसार ताम्र प्रसार संस्कृति की स्थल शैल चित्र देखेंगे, तांबे से लोहे की ओर और उपमहाद्वीप की प्रारंभिक लौह युगीन संस्कृतियाँ देखेंगे, जो इंडस वैली जिसमें कहाँ से सभ्यता थी, तांबे और फिर ताम्र प्रसार से नौ प्रसार और फिर लौह संस्कृति कैसे, ये देखेंगे। उपमहाद्वीप महाप्रसारों से जुड़े तथ्यों का अवलोकन करेंगे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु गंगा विभाजन क्षेत्र तथा उत्तरी नदी घाटी, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति देखेंगे, चित्रित धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवेयर का देखेंगे, राजस्थान में मिले साक्ष्य देखेंगे, मध्य गंगा नदी घाटी के मैदान और निचली नदी घाटियों के मैदान मध्य भारत देखेंगे, दक्कन क्षेत्र देखेंगे, दक्षिण भारत भी देखेंगे, महाप्रसारण मानव आकृतियों का रहस्य लौह तकनीक का प्रभाव, पाठ्यात्मक स्रोतों के पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा पुष्टि करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे। ये है साथियों, क्योंकि सत्य को उसको बताने के लिए क्या है सत्य सनातन, क्या है सही, इन चीज़ों को इनको तथ्यों पे ही बात करते हैं हम लोग। फिर भी क्या देखो लोग आजकल मूर्खता दुष्ट प्रोपेगेंडा में पूरे चले गए हैं। 193 पेज में मैंने इसको पुटअप करके रखा है। बुक काफ़ी मोटी है, ये बुक लेके आप पढ़िए, 800 की बुक है। आप कितने पैसे ऐसे व्यर्थ कर देते हैं, मेहनत करिए, बुक लीजिए। ये हम आगे उस टॉपिक उस पार्ट पे जहाँ मैंने ये लगा के रखा था, ये यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी पूरी किताब, ठीक है साथियों। तो ये है पाठ्यात्मक और पुरातात्विक स्रोतों के प्रतिबिंब संस्कृति, संक्रमण काल रहेगा, ट्रांजिशन फेज 2000 से 600 समान संवत पूर्व, ये है। तो हम इसमें देखते हैं साथियों का एक उक्ति आती है यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं। उपेंद्र सिंह जी महान इतिहास राइटर है, और ये इनको बहुत सारे चीज ग्रंथों से लेकर इसने कहाँ से ऋग्वेद की तिथि कैसे निर्धारण होती है, सारी चीज़ें इसमें पूरे दिए हैं। मैं आपको पढ़ के, और इसमें जनजाति कौन थे, इंडो आर्यन कौन थे, ये भी जल्दी में बताऊंगा। थोड़ा बुक लंबी है, मोटी है, 2-3 वीडियो में इसको कवर कर देंगे, ठीक है, एक चैप्टर को। तो पहला एक यहाँ पे उक्ति से स्टार्ट होता है ये बुक में। आपको सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएगा, आपके इतिहास, आपकी संस्कृति, जितना भी आप फेक जिंदगी जी रहे हैं ना, फेक झूठे मिथ्या में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएगी। तो देखो क्या होता है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है। विदेह के राजा जनक ने एक बहुत विशाल का यज्ञ का आयोजन किया। विदेह का राजा था जनक, जिसमें दूर दूर से ब्राह्मण सम्मिलित हुए। राजा ने उपस्थित ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ को 1000 गाय दिए। ये आर्य सभ्यता जब आता है, आर्य जो नवपाषाण काल, नव ताम्र पाषाण काल, फिर ये आता है लौह युगीन काल। तो उसमें गाय पशु चारक चरवाहे थे, ठीक है, गायों का दान दिया। गायों के सींग में बधी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा की। ऐसी घोषणा किए जाने पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य शमश्रवों को आदेश दिया कि पुरस्कार की गायों को झुंड को बांधकर घर ले चलिए। वहां उपस्थित ब्राह्मणों में आक्रोश फैल गया। याज्ञवल्क्य का यह अहंकार एक शास्त्रार्थ में पंडित हो गया। याज्ञवल्क्य एक ज्ञानी विवेकी था। उसने अब शास्त्रार्थ होता था पहले, तर्क विद्या ज्ञान से जैसे वाद प्रतिवाद और संवाद होता था। एक एक करके 8 प्रतिद्वंदियों ने याज्ञवल्क्य में इंद्रियों, यज्ञ, संसार, मृत्यु के बाद के जीवन, आत्मा की प्रकृति, ब्रह्मांड, स्वर्ग एवं अन्य लोकों पर जबरदस्त दार्शनिक वाद विवाद किया। इन प्रतिद्वंदियों में गार्गी नाम की एक स्त्री भी थी। गार्गी एक स्त्री महिला थी जो उस टाइम ऋग्वैदिक काल में भी उनका उल्लेख आता है, एक महिला का, और काफ़ी विदुषी महिला थी, ज्ञानी थी। उसके एक प्रश्न ने याज्ञवल्क्य को बड़े असमंजस में डाल दिया। तब क्रोधित होकर ऋषि ने उसके सर को टुकड़े हो जाने की चेतावनी दी। ये इस पर गार्गी पीछे तो हट गई, लेकिन अन्य बिंदुओं पर उसका ऋषि के साथ शास्त्रार्थ का दूसरा दौर चला। तो ये हमारा पेट्रार्किक जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसका उद्घोष भी करती उस टाइम से चला आ रहा है। विदग्ध नाम के अंतिम शास्त्रार्थकर्ता को पराजय की कीमत चुकानी पड़ी, उसको मृत्यु का वरण करना पड़ा। कि उस टाइम में शास्त्रार्थ में हार जाते तो कई लोग मृत्यु को भी, सैया को भी प्राप्त करते थे, ऐसा उनका शर्त होता था। याज्ञवल्क्य के चकाचौंध कर देने वाले उत्तरों ने सबको शांत कर दिया, लेकिन ज्ञानी विवेकी था याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो देखो ये कहाँ की है, ये बृहदारण्यक उपनिषद की घटना है। ये इसमें पता चलता है। ये कहाँ से आपको पता चलेगा,
बृहदारण्यक उपनिषद में। मैं सारे शास्त्रों, वेदों, पुराणों के बारे में आपको बताऊंगी कि आपकी कल्चर, संस्कृति क्या है। आप मूर्खता में मत जाइए कि अगर कोई आपको किसी कल्चर, एक भाईचारा, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म की बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए आपको किसी ने मेरी क्रिसमस कहा, मेरे ही मित्र को, तो वो जय श्री राम उन्माद की तरीके बात कर दिया, जय श्री राम और जय तुलसी विवाह ऐसा करता है। तो ये क्या है मन में आपके, क्या बताना चाहते हैं आपको इस परिवेश, इस समाज में। जो अपना एक बंधुत्व जिसके साथ अपने बचपन में चला वो भी आप भूल गए। तो ये है, तो मैं सारी चीज़ों को, ऐतिहासिकता को लाऊंगा आपके सामने। तो ये क्या है, क्या इस घटना का कोई ऐतिहासिक आधार था? ये पूरी घटना जो हमने बात करा ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। क्या ये गोलक नाम का, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, नाम के किसी ऋषि का वास्तव में कभी अस्तित्व था क्या? वैसे पृथ्वी सत्तात्मक समाज में गार्गी नाम की किसी महिला स्त्री को गहन दार्शनिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने का अधिकार था? ये सारे प्रश्न उठेंगे आपके मन में, इसका उत्तर खोजेगा ये पूरा किताब। क्या ऐसे दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजय का अर्थ मृत्युदंड हो सकता है? इस प्रकार के दार्शनिक या परलौकिक विषयों में समाज को एक कितना बड़ा हिस्सा रुचि रखता था? ऐसे प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित रूप से तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन दार्शनिक वाद विवाद के इस नाटकीय दृश्य में उस समय के समाज के विषय में कुछ स्थूल कल्पनाएं तो की ही जा सकती है, जिसके शस्त्रार्थ में प्रतिभागियों ने की न केवल सार्वजनिक छवि बल्कि जीवन भी दांव लगा रहता है। जिन रचयिताओं ने देवताओं की स्तुति में वैदिक ऋचाओं की रचना की, अथवा जिन पुरोहितों ने वैदिक कर्मकांडों को संपादन विधि की व्याख्या की, वे इतिहासकार नहीं थे। इसलिए उसको हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि वैदिक ग्रंथों में धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी रचनाएं इतिहास नहीं, फिर भी पुरातात्विक साक्ष्यों की संपुष्टि करते हुए इनका इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरी तथा पहली सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व बैक सेंचुरी की बात कर रहे हैं के दौरान सिंधु घाटी और सिंधु गंगा की विभाजन रेखा तथा ऊपरी गंगा नदी में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का प्रतिबिंब मिलता है। जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था, इसके बाद सिंधु घाटी जो गंगा के जो घाटी जो वैली है, इसमें ये सिविलाइजेशन इसका प्रतीक मिलता है। जो चीन की किस रूप में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस काल से जुड़ा हमारा ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के व्याख्या के स्थान पर प्रायः शुद्ध रूप से वैदिक ग्रंथों की व्याख्या पर निर्भर करने लगता है। कभी कभी उन पुरातात्विक साक्ष्यों को रेखांकित किया जा सकता है जो वैदिक ग्रंथों में मौलिक तथ्यों की पुष्टि करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा हमारा ज्ञान उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक ही केंद्रित रहा है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये ऋग्वेदिक की बात है। इसलिए लगभग 2000 से 500 समान संवत पूर्व, 2000 से ईसा के जन्म होने से 2000 से 500 बैक सेंचुरियों के बीच में जाते हैं के बीच निवास कर रही थी नव पसाड़ी, ताम्र पसाड़ी और ताम्र पसाड़ तथा प्रारंभिक लौहयुगीन संस्कृतियों के बारे में उपलब्ध महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाणों की सामान्यतः उपेक्षा की गई है, उपेक्षा हुई है। बहुत सारे जो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल जो प्रमाण मिले हैं और ऋग्वेदिक जो ग्रंथों में ही ज़्यादा उनको समाहित करा गया है। इतिहासकारों के समक्ष उपलब्ध पाठ्यात्मक एवं पुरातात्विक स्रोतों की समेकित व्याख्या एक चुनौती बनी रही। इन दोनों श्रेणियों के स्रोतों में कई बार सामंजस्य नहीं बैठता। भौतिक संस्कृति की व्याख्या के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वैदिक ग्रंथ दार्शनिक अवधारणाओं और धार्मिक विचारों को बेहतर प्रतिपादन करते हैं। एक चुनौती यह भी है कि उन प्रदेशों से पुरातात्विक साक्ष्यों को कैसे जमा किया जाए जहाँ की कोई ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों की ऐतिहासिक संभावनाओं का संपूर्ण सर्वेक्षण और विस्तार कैसे दिया जाए जहाँ पुरातत्व ही अतीत में झांकने की एकमात्र खिड़की रह जाती है। जो पुरातत्व है, जो आर्कियोलॉजी, जो आपके पुरातत्व में जो चीज़ मिलते हैं, इस महाद्वीप के, जो हमारी महाद्वीप के लगभग 2000 से 500 समान संवत पूर्व बैक सेंचुरी का काल में इतिहास की इस जटिल पहेली को संपूर्णता से देखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र के पुरातात्विक आधार छवि और ग्रंथों को पुरातत्व आधारित छवि का तुलनात्मक अध्ययन कर यह समझते हुए कि कुछ मामलों में चित्र पहली सभी हिस्सों में आपस में सटीक नहीं बैठते। ये सारी चीज़ें होते हैं। तो इतिहास के स्रोत के रूप में हम वेदों का उपयोग करते हैं। ऋग्वेद की तिथि का कैसे निर्धारण होता है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा साथियों, ये यहाँ पे पता चलेगा। तो मैं इसको बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे जो राइटर रहे, जैसे आप देखते हैं हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे मैक्स मुलर को आप जानते होंगे, 19वीं शताब्दी के जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे। ठीक है, के अनुसार ऋग्वेद संहिता का काल कितना बताता है कि 1200 समान संवत पूर्व से 1000 समान संवत पूर्व के बीच बतलाया गया है। ठीक है, 1200 समान संवत पूर्व की तिथि तक पहुंचने के लिए उन्होंने कालांतर में लिखी गई रचनाओं का आधार बनाया। इस क्रम के पीछे जाते हुए उन्होंने वैदिक ऋचाओं की तिथि का सामान्य आकलन किया। ऋग्वेद की तिथि के विषय में हम प्रायः देखते हैं कि 6000 समान संवत पूर्व से लेकर 1000 समान संवत पूर्व बैक सेंचुरी के बीच के काल को सुझाव दिया जाता रहा है। वेदांग सूत्र की रचना लगभग उसी काल में करी गई है। हम देखते हैं जो प्रारंभिक बौद्ध काल का था, जिसके आधार पर उनकी तिथि 600 से 200 समान संवत की बचाई गई। इस प्रकार वैदिक ग्रंथों की चूंकि बौद्ध ग्रंथों में प्राचीन है, वैदिक ग्रंथ
बौद्ध ग्रंथों से प्राचीन, इसलिए उनकी रचना निश्चित रूप से 6वीं शताब्दी पूर्व के पहले की गई। ब्राह्मणों ग्रंथों के विषय में और उनमें दी गई आचार्यों की सूची के आधार पर इन ग्रंथों की रचना 600 समान पूर्व से 200 समान पूर्व किया गया। इसके अनुसार उनका काल 600 से 800 समान पूर्व के बचलाया गया। ये सारी चीज़ें जो उसको प्रोडक्शन करा गया है कि किस तरीके से वैदिक संहिता ब्राह्मण ग्रंथों में अधिक प्राचीन थी। इसके आधार पर उन्होंने ऐसा माना कि इनकी रचना ब्राह्मणों की रचना से 200 वर्ष पहले की गई थी, लगभग 1000 से 800 समान पूर्व। आप ही देखते हैं कि ये बहुत चीज, जैसे ना बोगाज जो उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित है से प्राप्त 1380 पूर्व में कुछ हमको अभिलेख मिले हैं। ठीक है साथियों, आप देखते हैं कि ऋग्वेद में उद्धृत खगोल शास्त्रीय संदर्भों के आधार पर इसकी तिथि निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, किंतु इसके अलग अलग परिणाम मिले हैं। उदाहरण के लुडविंग ने इस आधार पर कहा कि वेदों की रचना 11वीं शताब्दी पूर्व में की गई है, जबकि जेकॉबी ने माना कि उसकी सहस्त्राब्दी में की गई है। सुभाग ताक 2001 ने अपना तर्क दिया खगोल शास्त्रीय संबंधों के आधार पर ऋग्वेद की रचना 4000 से 2000 समान पूर्व की। ये बहुत सारे लोगों ने लिखा, उनका ये उल्लेख करती है हमारे उपिंदर सिंह जी। इसके अतिरिक्त एक और होता है, ऋग्वेद में प्रतिबिंबित भाषा और संस्कृति का बहुत स्पष्ट संबंध हम देखते हैं कि प्राचीन ईरान के अवेस्ता नामक ग्रंथ, ईरान का एक अवेस्ता नामक ग्रंथ है, इससे कहा जाता है ऋग्वेद का जो संबंध, यह एक ऋग्वेद की तिथि का निर्धारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन सकती थी, किंतु दुर्भाग्यवश अवेस्ता की तिथि भी निश्चित नहीं है। ये भी है, उसका भी तिथि कंफर्म नहीं है। इसके सबसे प्राचीन हिस्सों में लगभग 15 समान स्वरूप से लिखे गए थे। 7वीं 6वीं सहस्त्राब्दी में के पूर्व काल में ऋग्वेद को लिखा गया जाना स्वाभाविक रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। इसका एक कारण तो यह है कि पुरातत्व विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में जो इस काल के पाषाण युग था, जबकि ऋग्वेद ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। उस टाइम में वो पाषाण युग था, लेकिन ऋग्वेदकालीन क्या करती है कि ये आपका ताम्र पाषाणकालीन सहस्त्राब्दी समानपूर्व प्रारंभिक 2री शताब्दी के बीच की तिथि खगोल शास्त्रीय संदर्भों में आधारित है, नकारी नहीं जा सकती। फिर भी ऋग्वेद की तिथि अभी भी एक विवाद का विषय है, हम ये मानते हैं साथियों। लेकिन हम इतिहास के स्रोत के रूप में हम जैसे वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वेद सरीखे जैसे प्राचीन विस्तृत जटिल ग्रंथों के इतिहास के अंश निकाल लेना कोई आसान काम नहीं है। दुर्भाग्यवश इन ग्रंथों के आलोचनात्मक संस्करण जो प्राचीनतम हिस्सों को पहचान कर अलग करे भी उपलब्ध नहीं है। 19वीं सदी के अनुवादों का पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, और हाल के वर्षों में यूरोपीय या भारतीय भाषाओं में किए गए आधिकारिक अनुवाद बहुत कम है। काफ़ी हद तक तो बात इस पर निर्भर करती है कि शब्दों की उक्तियों की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है, जिनके अर्थ एक ग्रंथ और संदर्भ दूसरे भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह ध्यान में रखनी पड़ती कि वैदिक ग्रंथ लोक ग्रंथ नहीं, इनकी रचना संरक्षण और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण ब्राह्मणों के एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा ब्राह्मणों के लिए किया गया था। जो वैदिक ग्रंथ थे, जो ब्राह्मण था, जो उस टाइम में जन्म के आधार पर ब्राह्मण थे, तो उन्हीं को एक वैदिक ग्रंथ से दूसरे को पीढ़ी के लिए करा गया था। यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य एक विशिष्ट ब्राह्मण वर्ग से नहीं, न कि ब्राह्मण श्रेणी के वैदिक ग्रंथों से। कई शताब्दियों तक इन रचनाओं का मौखिक हस्तांतरण किया जा रहा था। इसके पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया, इसकी तिथि भी निश्चित नहीं है। हम लिपिबद्ध की गई सबसे प्राचीन पांडुलिपि देखते हैं 11वीं सदी की। 11वीं सदी की सबसे प्राचीन पांडुलिपि लिपिबद्ध में देखते हैं ऋग्वेद का, वैदिक काल का। अधिकांश इतिहासकार ऋग्वेद के प्रारंभिक हिस्से को रचना काल स्थूल तौर पर लगभग 1200 से 1000 समान पूर्व तक 1500 से 1000 समान पूर्व मानते हैं। यह संभवतः संभव है कि ऋग्वेद के कुछ अंश इससे भी पहले के भी रचित हों, लगभग 2000 समान पूर्व में। लेकिन इन तिथियों को कितना पीछे धकेला जा सकता है, अभी उनकी एक अपनी सीमा है। दरअसल ऋग्वेद की रचना काल से संबंध अनिश्चितता का ही इतिहास के स्रोत के रूप में उनके उपयोग में समक्ष बड़ी परेशानी होती है, ये बता रहे हैं। ऋग्वेद का 2 और 7 मंडल संहिता का सबसे प्राचीन हिस्सा माना जाता है। ये हमारे लेखिका बताती है। इन्हें कुल मंडल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन मंडलों की रचना मृत संबंध विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ के विशिष्ट कुलों को समर्पित 1, 8, 9, 10 अपेक्षाकृत बाद में लिखा गया हिस्सा है। ऋग्वेद की मंडल की बात कर रहा है। उपरोक्त ऋषियों को समर्पित संहिताएं एक सुनिश्चित योजना का निदर्शन करती है। देवताओं, छंदों की संख्या इत्यादि के आधार पर इनका नियोजन किया गया। किसी एक मंडल के अंतर्गत ऋचाएं देवताओं के आधार पर व्यवस्थित की गई। सबसे पहले अग्नि, तत्पश्चात इंद्र, इसी प्रकार अन्य देवताओं को समर्पित ऋचाओं का क्रम तय किया गया था। अग्नि को सबसे पहले, इसके बाद इंद्र। एक देवता को समर्पित ऋचा समूह के अंदर प्रत्येक ऋचा को घटते छंद संख्या के अनुसार सजाया गया है, जो ऋग्वेद में है। यही कहीं 2 ऋचाओं में समान छंद संख्या है, तो जिस छंद वृत्त मीटर में अधिक अक्षर है उन्हें पहले रखा गया। कुल मंडलों के अतिरिक्त अन्य मंडलों में भिन्न व्यवस्था है, परंतु उनका क्रम भी पहचाना जा सकता है। दरअसल उपरोक्त सुनिश्चित योजना पर निर्मित होने के कारण इनमें जोड़े गए क्षेपकों या पाद की रचनाओं को पृथक रूप से नहीं चिन्हित किया जाता। वैसे पद्य खंड संहिताओं में प्रयुक्त पूर्व निर्धारित योजना से मेल नहीं खाते। स्पष्ट रूप से बाद में जोड़े गए हिस्सों का भी अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि उनका सृजन भी बाद में किया गया
हो सकता है ऋग्वेद संहिता में जोड़े गए अंश अधिक पुरातन हो। ऋग्वेद संहिता के परवर्ती यानी कम पुराने मंडलों में हो सकता है कुछ उतने पुराने सूक्त भी संग्रहित हैं। आरम्भणिक मंडलों में कुछ उतने पुराने नहीं होते भी शामिल होते हैं सूक्त में। कभी कभी इसी सूक्तों को परवर्ती तिथि के रूप में भी हम इसलिए मान लिया जाता है कि व्यक्त विचार या साप्ताहिक तो भिन्न लगता है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, यद्यपि हो सकता है कि ऐसे अंतर भिन्न परिवेश में की गई रचना उस समय प्रचलित विचारों भिन्न विचार व्यक्त करने के कारण और ऋचाओं का समेत सावधानीपूर्वक किया गया संयोजन ऋग्वेद के संकलनकर्ताओं का काम था। इन ऋचाओं की भाषा संभवतः विषय वस्तु में संशोधन भी इसी संकलन प्रक्रिया में लगभग 1000 संवत्सर पूर्व के आसपास हुए हों, ये बता रहा है। शायद इस समय पुरोहितों का एक विशेष वर्ग जिनके माध्यम से यज्ञ की प्रक्रिया को व्याख्यायित करने के लिए एक प्रमाणिक ग्रंथ की अपेक्षा कर रहा था। ऋग्वेद संहिता के अन्य शाखाओं के अस्तित्व का भी प्रमाण मिलता है, किंतु हमारे पास आज केवल इनका साकाल संस्करण ही उपलब्ध है। वस्तुतः वैदिक ग्रंथों को उस क्षेत्र के इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिस क्षेत्र में इनका संकलन किया गया है। ऋग्वेद संहिता के कुल मंडलों को संकलन पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब तथा सप्त सिंधु की भूमि में किया गया। सप्त सिंधु जो पंजाब जो अफगानिस्तान जो क्षेत्र में है 5 नदियों का एक समागम है, जो आज की जैसे हम इसको भी बोलते हैं कि सरस्वती नदी को घाघरा हकरा कहते हैं, जैसे हम इसे पढ़ेंगे। सप्त सिंधु के अंतर्गत सिंधु पंजाब की 5 सहायक नदियां और सरस्वती आती है। सरस्वती को संभवतः बोलते हैं कि आधुनिक जो घग्गर हाकरा नदी की पूर्वज नदी के रूप में चिन्हित किया गया। जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों की भौगोलिक पृष्ठभूमि सिंधु गंगा का विभाजन क्षेत्र और गंगा के ऊपरी नदी घाटी को भी रेखांकित किया जा सकता है। वेदों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण हमारे पास इंडो आर्यों के अलग अलग इतिहास उपलब्ध हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी जो नेशनलिस्ट थे, जो अपने कल्चर संस्कृति को बढ़ावा के लिए आज झूठे जो राष्ट्रवादी बन रहे हैं, जो झूठे मिथ्या जो देशभक्त बन रहे हैं, इसी पे ये है कि पहले जो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इनमें प्रतिबिंब ऐतिहासिक साक्ष्यों को जोड़कर वैदिक काल का एक आदर्शवादी चित्र, एक आइडियलिस्ट चीज प्रस्तुत करा गया, जिसमें अल्तेकार 1938, 1991, मजूमदार एवं अन्य, मजूमदार को राष्ट्रपति हम इतिहासकार के रूप में जानते हैं 1951, 1971 में इनकी बुक आती है। बाद में इतिहासकारों के एक वर्ग में अपनी वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिविटी को हिमायती बनाते हुए एक अलग प्रकार के ऐतिहासिक तथा मानवशास्त्रीय अध्ययनों का जो एंथ्रोपोलॉजिकल इतिहास का मानवशास्त्रीय अध्ययनों का मॉडल तैयार कर लिया। RS शर्मा देखते हैं 1983 का, थापर का देखते हैं 1990 का। हाल के समय किए गए अध्ययन पाठ्यक्रमात्मक स्रोतों कि यही मॉडल अधिक सूक्ष्म व्याख्या करते हैं। जैसे आप बिटजेल का देखते हैं 1997A, 97B। फिर भी जब हम वैदिक काल और वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तब हमें सदैव ऋग्वेद की तिथि निर्धारण से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें इनकी धार्मिक और अभिजातवादी प्रवृत्तियों में इनके भौगोलिक संदर्भ और इनकी पुष्टि करने वाले कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों को भी सामने रखना होगा। ये कह रहा है हमारी इस जो इतिहासकार लेखिका है। तो पहले किस तरीके से राष्ट्रवादी जो लेखक आए, राइटर आए, और आज तरीके से जो झूठे राष्ट्रवादी बनाए, झूठे इतिहास, झूठे कल्चर, झूठे संस्कृति के बारे में आपको बताकर आपको मिथक चीज, क्योंकि ये मूर्ख है, इनको ये पता नहीं कि पढ़ाई, ज्ञान, शिक्षा, किताबों से इनका दूर तक संबंध नहीं है। एक टेक्नोलॉजी को कुछ जान गए, कुछ समझ गए, तो आप अपने मन का एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाओगे, ये गलत है। आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कल्चर में आप किताब पढ़िए ना, जानिए ना। अगर आपको अनुभव नहीं तो पाइए, हमको पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं आपको। ये मामला मैं जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो हम देखते हैं कि इंडो आर्य कौन थी, यही हम बताते हैं, और जनजाति और युद्ध कैसे होती थी, कहाँ ऋग्वेदिक काल में, इसके बारे में। तो इंडो आर्यन कौन थे, जैसे कि जनजाति की युद्ध कैसे होती थी, इस सब के बारे में, जैसे उस टाइम के जो आपके कल्चर देखेंगे कहाँ तक थे। जब हमने पढ़ाई करा है साथियों तो इसको पूरा छान डाला है, इतना पढ़ाई करा है हाईलाइट करके। जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने इतनी तरीके से पढ़ाई करा था कि बुक में पूरे लिख के बहुत ज़्यादा। जैसे ये मैं एरिया को आपको दिखा दूँ, ये पूरा एरिया था। हम जैसे ऋग्वेदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र है ऋग्वेदिक काल का। वेदभान, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये ऋग्वेद का एरिया का पूरा एरिया है, ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं। तो ये है, मैं आपको और कुछ चीज़ें, ये जैसे कुछ टाइम के जो आपको खुदाई से जो मिलते हैं, ये है जैसे उस टाइम की खुदाई से कैसे जो सामग्री जो ऋग्वेदिक काल में मिले, जहाँ से आप साक्ष्य निर्धारण करते हैं किन किन क्षेत्रों में था, ये सारी चीज़ें हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी, आप बुक लीजिए, पढ़िए किस तरीके से करा जाता था, मानकन क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कहाँ कहाँ क्षेत्रों में मिली है, तो ये सारी। तो आप इतिहास जानिए, बुक जानिए, किताबें पढ़िए, तब समझ पाएंगे। अंधभक्ति और मूर्खता में मत बह जाइए, ठीक है साथियों। मैं इंडो आर्यन कौन थे, 28 मिनट हो गए वीडियो में, मैं जल्दी से बताता हूँ इंडो आर्यन कौन थे। वैदिक ग्रंथों को इतिहास को स्रोत के रूप में उपयोग करने के साथ साथ
वैसे बहुत सारे प्रश्न भी खड़े होते हैं, विशेषकर वैसे प्रश्न जो उनके रचयिताओं से जुड़े हुए अथवा उनके वेद जिनकी स्थापित, ये इनके बारे में कहा जा रहा है, वे कहाँ से आए, उनका हड़प्पा संस्कृति के साथ क्या संबंध था, ये प्रश्न उठते हैं हमारे मन में। ये विषय शुद्ध रूप से पठन पाठन तक ही सीमित नहीं है, इनके साथ ही बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ जुड़े हैं और इनका प्रयोग विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लिए और अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए किया जाता रहा है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अपने उसी काल में जो कॉलोनियल एरा था में भी और उसके बाद में भी, जो ट्राउमैन 2005 लिखते हैं, फिर भी इन प्रश्नों का अब तक कोई सुनिश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है, ये जानिए अब। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका और एशिया को अपने वैसी कॉलोनी बनाया किया गया, तब विभिन्न नस्लों के प्रवर्जन और उनके बीच होने वाले आदान प्रदान के इतिहास को बहुत महत्व दिया गया। काकेशियन, मंगोलियाड, निग्रियाड और जैसी नस्लों के विश्व की आबादी को विभाजित करने की प्रवृत्ति बनी गई थी। ये ऐसे अध्ययन बाहर से तो वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रतीत हो रहे थे, किंतु मूलतः उनका उद्देश्य नस्लवादी था। वे दरअसल यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा एशिया और अफ्रीका के लोगों को प्रभुत्व जमाने के बौद्धिक वकालत कर रहे थे, अपना हेजेमनी बनाने के लिए, अपने कल्चर श्रेष्ठता को। इसके बाद में जैसे हमारे राष्ट्रवादी जो आंदोलनकारी भी आता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक देखते हो, बाल पाल पाल विपिन चंद्र पाल, ये सब देखते हो, तो ये लोग भी लिखते हैं कि गंगाधर तिलक के लोग क्या बताते हैं कि अपना हमारा कल्चर के लिए जैसे गणेश पूजा लाते हैं, होली दहन का लाते हैं, गणेश पूजा लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारे कल्चर हमारे संस्कृति की श्रेष्ठता बताने के लिए ये था। ठीक है साथियों, तो वैसे ही अपने अपने कल्चर हेजेमनी जैसे ये कॉलोनी में यूरोपीय लोग करते थे। 20वीं शताब्दी में जर्मनी के नाजियों द्वारा प्रचारित गोरे आर्य नस्ल की उत्कृष्टता का सिद्धांत भी इसी प्रकार एक मिथक था। जैसे हिटलर ने आर्यन श्रेष्ठता, जो गोरे श्रेष्ठता का जो भावना लाया और होलोकॉस्ट कर यहूदियों को, तो ये भी एक झूठा मिथक था। वैसी करके लोगों को छदम बताकर जो आज के भारत में आपको बहुत बड़ा जय श्री राम करके बुलवा कर ये आपको कल्चर संस्कृति का बताया जा रहा है, आपको मोबिलाइज करा जा रहा है, एक्चुअल में जय सिया राम होता है साथियों। ठीक है, तो ये है आज मानव शास्त्रियों के द्वारा ऐसे तमाम नस्लवादी विभाजन दरकिनार कर दिए गए हैं। आजकल मानव समूहों के बीच भिन्नता को समझने के लिए अन्य सार्थक दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के रचनाकारों ने भी स्वयं को आर्य के रूप में संबोधित किया, जिसमें सांस्कृतिक निहितार्थ हैं। मूल शब्द अर का अभिप्राय कृषि से हो सकता है। आर्य शब्द को बंधु बांधव या गोतिया के रूप में देखा जाए कि किस गोत का है बंधु बांधव, तो इसलिए आर्य कृषि था। इतिहासकारों और भाषाविदों के द्वारा इंडो यूरोपीय और इंडो आर्य शब्दावली का प्रयोग नस्ल भेद से कोई मतलब नहीं रखता था। इनका प्रयोग विशेष भाषा परिवारों के संदर्भ में किया जाता है। इंडो आर्य वैसे लोग थे जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के इंडो ईरानी शाखा से जुड़ी एक भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ इतिहासकार अथवा पुरातत्वविदों के बीच इंडो यूरोपीय इंडो आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों के मूल निवास स्थान के संबंध में अभी भी विवाद बना हुआ है। इस संबंध में कई अन्य सिद्धांत भी प्रचलित हैं। ब्रायन 2002 तिब्बत, अफगानिस्तान, अरब सागर, कैस्पियन सागर, लिथुआन, आर्कटिक, काकेशस, यूराल पर्वत, वोल्गा पर्वत, दक्षिण रूस, मध्य एशिया, स्टेपी मैदान, जो स्टेपी मैदान है, पश्चिम एशिया, तुर्की, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, स्वीडन, बाल्टिक क्षेत्र और भारत सम्मिलित है। इन सिद्धांतों के पक्ष में औचित्यपूर्ण प्रमाण नहीं है, किंतु कोई भी सिद्धांत समस्याओं से छूता नहीं है। फिर भी इसमें सबसे अधिक माने जाने सिद्धांत के अंतर्गत आर्यों का मूल निवास काला सागर, अब ब्लैक सागर जो है आज के आर्य सागर, मूल निवास काला सागर के उत्तर में स्थित पूर्वी यूरोप के मैदानी इलाके को माना जाता है। हालांकि वेदों का ईरान के साथ गहरा संबंध जुड़ाव दिखलाई पड़ता है, किंतु इंडो ईरानी, इंडो आर्य कैसे, कब और कहां से एक दूसरे से अलग हुए, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। आज प्रायः सभी इतिहासकार भारतीय उपमहाद्वीप में किसी बड़े आर्य आक्रमण की अपेक्षा इनके छोटे छोटे टुकड़ों के आगमन के सिद्धांत को मानते हैं, किंतु इनके प्रवर्जन और अप्रवर्जन के लिए चयनित मार्गों के विषय में कोई सहमति नहीं बनी। भारत इंडो आर्य भाषाओं में पश्चिमोत्तर प्रवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गैर सांस्कृतिक और दर्दी जो बोली है भी सम्मिलित है, जो शायद प्रारंभिक चरणों में आने वाले इंडो आर्यों को प्रतिनिधित्व करती है। अश्व और रथों के प्रयोग एवं श्रेष्ठ युद्ध तकनीक ने इन लोगों को सप्त सिंधु के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, ये बता रहे हैं। तो ये था साथियों, जैसे वैदिक संहिता में हमने प्रतिबिंब वैदिक संस्कृति में बताया कि कहाँ से आपको कल्चर इसका मिलेगा, तो ऋग्वेद के 1, 8, 9, 10 मंडल, साम, यजुर, अथर्व वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद उत्तर वैदिक कहे गए। उत्तर वैदिक जिसमें मंत्र वाला भाग सबसे प्राचीन ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को बोला गया। क्रमिक रूप से बाद की रचनाएं वैदिक ग्रंथों में उपरोक्त विभागों में प्रतिबिंब संस्कृतियों क्रमशः पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक संस्कृति कहा गया। प्रमुख सूत्रों, प्रारंभिक सूत्रों 800 से जैसे 4 समान स्वरूप लगाया। इतिहासकार ने वैदिक ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व और उत्तर वैदिक काल। ये देखेंगे जनजाति और युद्ध के बारे में कुछ पता करेंगे हम इसमें। एक जनजाति और ये छोटा सा है, वंश, क्लैन, जनजाति, फिर देखेंगे
और पशुचारण, कृषि और व्यवसाय भी देखेंगे, इसमें किस तरीके से पूरी होती है, स्त्री पुरुष गृहस्थी कैसे संबंध है। इसमें जनजाति को और कवर कर देता हूँ मैं, जनजाति और युद्ध क्या होते थे। ऋग्वेद के अवलोकन से लगता है कि उस काल की जनजातियों में निरंतर युद्ध हुआ करता था। प्रायः 30 जनजाति और महत्वपूर्ण परिवारों के नाम मुद्रित थे। कौन कौन से जनजातीय परिवार थे? यदु, तुर्वस, पुरु, अनु, द्रुया, ये संयुक्त रूप से पंजन कहे जाते थे। पंचकृष्य या पंचमानुष कहे गए। कौन? यदु, तुर्वस, पुरु, अनु और द्रुया। पुरु और भरत सबसे प्रभावशाली वैदिक जनजाति थी, वैदिक ट्राइबल थे पुरु और भरत। शुरू में ये मित्र लगते हैं जो किसी समय के बाद एक दूसरे से अलग हो गए। ऋग्वेद में पुरुओं के सबसे प्रमुख व्यक्ति त्रयोदस्यु लगते हैं। दिवोदास नाम के एक भरतों के राजा थे। एक राजा का नाम भी आता है जिसे संभर नाम के एक दास राजा को पराजित किया, जिसके पहाड़ों पर दुर्ग बने। ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं में देवताओं से युद्ध जीतने के लिए प्रार्थना की गई। दास दस्यु संघर्ष के बहुतेरे उदाहरण मिले हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार यहाँ के मूल निवासी थे। कौन? दास और दस्यु, जिनका सामना इंडो आर्य को करना पड़ा, किंतु इसमें अधिक जो द्रविड़ थे आज भी हम मानते हैं। अधिक संभावना यह है कि प्रारंभिक दौर में आकर बसने वाले इंडो आर्य लोग थे, उन्हें ही तो कई ऋचाओं ने न केवल दासों बल्कि शत्रुओं को भी पराजित करने के लिए प्रार्थना की गई। ऋग्वेद में प्रायः 300 शब्द ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से इंडो यूरोपीय भाषा समूहों के बाहर से लिए गए हैं, उधार लिए गए हैं। इन शब्दों के आधार पर यह सोचा जा सकता है कि ऋग्वेदिक लोगों का द्रविड़ तथा मुंडा जो भाषी है, द्रविड़ और जो साउथ की जो भाषा लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था। ऋग्वेद में चुमुरी, धुनी, पिपरू और संबर जैसे जनों की चर्चा की गई जो निश्चित रूप से इंडो आर्य नहीं है। कुछ ऐसे आर्यों के भी नाम है जो स्पष्ट रूप से आर्यतर प्रतीत होते हैं, जैसे बल, ब्रुत और ब्रिवु। यह सब सांस्कृतिक आदान प्रदान के परिचायक है। ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दशराज्य का उल्लेख वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित मालूम पड़ती है। इस युद्ध में दिवोदास के पौत्र भरत जन के राजा सुदास ने 10 जनों के एक संघ के साथ युद्ध लड़ा। 10 जनों के इस संघ में पुरु भी एक थे, पुरु जो भरतों के पूर्व सहयोगी थे। इससे पता चलता है कि इस काल में संधियां अस्थियां भी इसी युद्ध के पहले भरतों ने अपने पुरोहित विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को नया पुरोहित नियुक्त किया। यह भी नेपथ्य में होने वाले संधि विग्रहों को परिचायक है। यह महान युद्ध जो हुआ पुरुषनी नदी, जो रावी को पुरुषनी नदी कहा जाता था, के तट पर लड़ा गया, जो अब आज के जो पंजाब के ऊपर में हिमाचल एरिया में है। भरतों की जीत हुई। इसके लिए उन्होंने नदी पर बने प्राकृतिक बांध तोड़ दिया गया। इस विजय के बाद उन्होंने यमुना की ओर कूच किया और इस क्रम में भेद नाम के एक स्थानीय शासक को पराजित किया। अंततः सुदास के नेतृत्व में भरतों सरस्वती किनारों अपना निवास स्थान बनाया तथा अपनी राजनीतिक वर्चस्वता को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ ऋग्वेद संहिता के प्रारंभिक से हिस्सों में राजन या राजा शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है। निश्चित रूप से उस समय राजतांत्रिक राज्य का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इस शब्द का प्रयोग राजा के स्थान पर जो राजन, जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। राजतंत्र नहीं हुआ था, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए किया जाता था। उसका कार्य अपने जनों की रक्षा करना, युद्ध में विजय दिलाना। मुखिया को गोप या गोपति भी कहा जाता था, जो मुखिया होते थे। इसके आधार पर पशुधन की वृद्धि करने और उनकी रक्षा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। राजन के साथ युद्धों में प्रयोजित भी जो पुरोहित भी सम्मिलित होते थे। युद्ध से जुड़े अनुष्ठानों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती रही होगी। राजन आप देखते हैं और संपादन करते थे। बहुत सी वैदिक ऋचाओं में वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे राज पुरोहितों का गुणगान किया गया है। देवताओं को किए गए अर्पण को बलि कहा गया है, किंतु बलि का उपयोग जन के सदस्यों द्वारा समय समय पर दिए गए अपने मुखिया को भेंट के लिए भी प्रयोग, जो भेंट देना जाता था उसको भी बलि कहते थे। निश्चित रूप में पराजित जनों में कुछ न कुछ लिया जाता था, किंतु इस समय नियमित कर प्रणाली का विकास नहीं। उसने नियमित जो टैक्स नहीं था, जो हार जाते थे, जो बलि एक चढ़ावा देते थे जो राजन को खुश करने के लिए, और जो हार जाते थे वो भी उनको कुछ उनको हार भेंट या उनका जो एरिया का जो गाय मवेशी उनके हो जाते थे। इस टाइम में अभी आपका राजतंत्र विकास नहीं हुआ था और नियम कर टैक्सेशन आज के जो आपका जो टैक्स टेररिज्म देखते हैं इतना टैक्स लगाया जाता था, ये सब भी नहीं हुआ था। और इस टाइम में जो राजा भी टैक्स ले, हम देखते हैं कि ऋग्वेद में सभा और समिति की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में है सभा और समिति, किंतु उनके कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। सभा कुलीनों का एक अपेक्षाकृत छोटा समूह होता था, जबकि समिति राजन के सभापतित्व में होने वाली बड़े सामुदायिक जमावड़े को कहा जाता था। संसाधनों के पुनर्वितरण की इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका प्रतीत होती थी। ऋचाओं में जन के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बनाने के लिए आकांक्षा व्यक्त की गई है। एक साथ आए, सहमति बनाए तथा एक साथ बोले।
विदथ नामक संस्था के विविध कार्य बतलाए गए हैं। हालांकि यह स्थानीय लोगों की एक सभा ही रही होगी जो उनके आवास क्षेत्र को समृद्धि के लिए कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन करती रही होगी। जन से जुड़ी हुई कई अन्य सामाजिक राजनीतिक इकाइयों की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, जिनमें जन, विष, गण, ग्राम, गृह तथा कुल प्रमुख हैं। इनके सटीक अर्थों को नहीं समझा जा सकता, फिर भी जन को जनजाति से, विष को उसे छोटे समुदाय से, गण को वन से जोड़ा जा सकता है। उस काल में ग्राम का अर्थ पशुपालक घुमंतु समाज से था, जिसमें एकाधिक विस्तारित कुल सम्मिलित रहते थे। कालांतर में यह गाँव के लिए प्रयुक्त हुआ था। हम बाकी की बाद में देखेंगे साथियों। हमने जनजाति सब देखा, जल्दी जल्दी हमने पढ़ के बताया, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें और सारे तथ्यों को आपके समक्ष खोल कर रखने वाला हूँ, पूरी तरीके से सत्य को बताने वाला हूँ। बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है और थोड़ी मोटी है बुक, 815 रुपये की है। काफ़ी अच्छा पेंटिंग के साथ में इसको बताया गया, पिक्चर, सारे कल्चर, संस्कृति को 12वीं सदी तक जितने जो आप स्वर्णकाल बोलते हैं, गुप्तकाल को किस तरीके से राष्ट्रवादी हमारे आंदोलनकारियों ने किस तरीके से बनाया, बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा किस तरीके से आगे बढ़ती, सारी चीज़ें इस किताब में हैं साथियों। और ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग के साथ, शोध, रिसर्च के साथ, तो उन अंधभक्तों को जो प्रोपेगेंडा मूर्ख में चले गए हैं, मूर्खतापूर्ण कृत्य कर रहे हैं, तो उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए आवश्यक है साथियों। वीडियो 40 मिनट की हो रही है। मैं अभी आपसे यहाँ से विदा चाहूँगा साथियों। इसमें और टॉपिक को लेकर आऊँगा आपके समक्ष, ऐसे ही पढ़ कर हम आपको बताएंगे साथियों।